सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो है हम लोग चैप्टर का जो टाइटल है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो, लैंड फॉर्म्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ। कुछ जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं उनके मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, जैसे कि पहला हो गया प्लेन्स, दूसरा हो गया माउंटेन, तीसरा हो गया आपका प्लेट्यू और चौथा हो गया आपका डेजर्ट। इसके साथ और भी लैंड फॉर्म्स हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स के नाम दिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिनको प्लेट्यू का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं। देखो, प्लेट्यू का मतलब हुआ फ्लैट एलिवेटेड लैंड। इसका मतलब हुआ कि ऐसा जमीन जो कि थोड़ी ऊंचाई पर हो और पूरा फ्लैट हो। जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देखो, ये जो जमीन है ये थोड़ी ऊंचाई पर है अपने बाकी के जो जमीन है इसके आसपास में उनसे, और जो है पूरा फ्लैट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बता दिया। अब ध्यान दो, ये जो लैंडफॉर्म है ना, ये भी फिजिकल फीचर्स के अंदर आता है। क्योंकि फिजिकल फीचर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि किसी जगह क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, वहाँ का हाइड्रोलॉजी, इसका मतलब कि वाटर से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। इसलिए अगर हम कहते हैं कि हम जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है ध्यान देना, अर्थ के सरफेस के ऊपर के फिजिकल फीचर्स को देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग जो है लैंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप समझ गए हैं कि लैंड फॉर्म क्या है। तो ये भी एक तरीके का फिजिकल फीचर्स है, क्योंकि फिजिकल फीचर्स के अंदर जो है लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, हाइड्रोलॉजी सब आ जाता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स को देखने वाले हैं। मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है, वहाँ के सॉइल, क्लाइमेट, इन्हीं सब चीज़ों को जो है हम लोग इसके अंदर पूरा देखने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग जो है फिजिकल फीचर्स का मीनिंग एकदम अच्छे से समझ गए हैं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप जो है किस तरीके के टेरेन में रहते हैं। देखो, टेरेन का अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस लैंड पर रहते हैं, तो वहाँ का फिजिकल फीचर कैसा है। मीन्स फिजिकल फीचर की बात की जा रही है। जैसे अगर कोई आदमी प्लेन में रहता होगा तो वो बोलेगा कि यहाँ का जो जमीन है वो पूरा फ्लैट है। वही अगर कोई व्यक्ति हिली रीजन में रहता होगा तो उससे पूछने पर वो कहेगा कि यहाँ पर जो है बहुत ही रग्ड टेरेन है। रग्ड का मतलब है कि रॉकी और अनइवन सरफेस होना, मतलब बहुत पथरीले जगह और अनइवन सरफेस होना। वहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं और वैलीज हैं, जो कि कॉमन फीचर हैं हिली रीजन्स के। जैसे कि जहाँ पे पहाड़ी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे पहाड़ तो होंगे ही, और वहाँ पर घाटियाँ भी होती हैं। तो ये व्यक्ति वहाँ पे कहेगा, मतलब कि वहाँ का वो फिजिकल फीचर बता रहा है, उसके कुछ जो है चीज़ों को बता रहा है। वैसे तो हम लोग इसको और डीप में देखने वाले हैं, क्या कि प्लेन और हिली रीजन में और क्या क्या चीज़ें होते हैं, बट यहाँ पर सिंपल में बताया गया है। अब कहा जा रहा है कि देखो, हमारा जो देश है, हमारे भारत देश में लगभग जितने ही मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो सब के सब हैं। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड। अब यहाँ पर जिन बच्चों को यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सारे तो लैंडफॉर्म्स हैं, तो उनको मैं वापस से याद दिला दूँ। देखो, लैंडफॉर्म क्या है, तो वो फिजिकल फीचर्स का ही पार्ट है। बस फिजिकल फीचर में क्या होता है कि उसके अंदर लैंडफॉर्म भी है, उसके साथ हम लोग उस जगह के क्लाइमेट, सॉइल और हाइड्रोलॉजी को भी जानते हैं। इसका मतलब कि हम लोग जो है इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन सब के बारे में और इन जगहों पर जो है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल कैसा है और वहाँ का हाइड्रोलॉजी, सिंपली कहो कि वहाँ का पानी या फिर पानी की उपलब्धि जो है, उन सबको भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया में फिजिकल वेरिएशन बहुत है। जैसा कि हम लोग खुद भी जानते हैं कि इंडिया में कहीं पर माउंटेन वाले रीजन है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं। अब यहाँ पे हमें जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अर्थ सरफेस पे जितने भी एंशिएंट लैंड मासेस हैं उनमें से एक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और यह माना जाता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब एकदम स्थिर है। जैसे कि आप बोलो कि कुछ उसमें चेंजेस ना आना, जैसा है वैसा के वैसे रह जाना। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके अंदर मेनली जो है इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। अब आखिर इग्निशियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखो, जब लावा जो है वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तब जो है इग्निशियस रॉक फॉर्म होते हैं। वही अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखो, वक्त के साथ जैसे जैसे रॉक जो है उसके ऊपर सॉइल का लेयर आते जाता है और उसका तो वो थोड़ा मतलब नीचे चला जाता है, ठीक है, जब उसके ऊपर बहुत मोटा सॉइल का लेयर आता है तब अंदर जो है हीट और प्रेशर के वजह से जब वो रॉक के कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, जब ठीक है वो बदल जाता है थोड़ा बहुत, तब जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके अंदर छोटे बड़े हिल्स भी हैं और जो है कुछ वाइड मीन्स गहरे जो है घाटियाँ भी हैं। अब हमें यहाँ पर जो है हिमालयाज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म है, मतलब जो हाल फिलहाल में आया हो। हाल फिलहाल का मतलब है कि कुछ हज़ार या लाख साल पहले ही जो है हिमालयाज़ आया होगा। फिर भी अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार 1000 लाख साल तो बहुत होते हैं।
तो देखो जियोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग अर्थ के हिसाब से देखें तो अर्थ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करोड़ों साल से है। तो उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में ये जो है अभी अभी हाल फिलहाल में आया है। और ये भी आया कैसे है, तो कुछ टेक्टोनिक प्लेट के जो है मूवमेंट की वजह से आया है, जो कि आपको जो है अभी नहीं पढ़ना है। पहले ये पढ़ना था बट जो है अब ये सिलेबस में से डिलीट हो गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये जो आपका बुक अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स थे उनका मूवमेंट के बारे में जो भी दिया गया था, कैसे आखिर हिमालयाज हो गए और भी कुछ चीज़ फॉर्म हुई, उन सबको जो है डिलीट कर दिया गया। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि जो एग्ज़ाम में आएगा उस पर भी ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चलो जो हिमालय से ये मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म है। इसके साथ हिमालयन माउंटेन्स जो है ये अनस्टेबल भी माने जाते हैं, ये बहुत अनस्टेबल जोन्स हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये आखिर अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, तो सीधी सी बात है, ये टेक्टोनिक प्लेट जो है, ठीक है, उसके मूवमेंट की वजह से आते हैं। सिंपली आप इतना समझो कि हिमालयाज को अनस्टेबल जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक्स जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके साथ कहा जा रहा है कि ये जो माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज है ये प्रेजेंट करता है यूथफुल टोपोग्राफी को। देखो यहाँ पे यूथफुल जो है इसे कहा गया है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो हिमालयस है ये मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म मीन्स ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसको बोला जा रहा है यूथफुल मीन्स एक जवान। ठीक है, और टोपोग्राफी का अर्थ हुआ कि लैंड सरफेस, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो लैंड सरफेस है यहाँ पर जो है बहुत ही हाई पीक्स है, मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब हाई चोटियाँ हैं। फिर डीप वैलीज है, मीन्स बहुत गहरी गहरी घाटियाँ हैं, और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मीन्स जो रिवर के वाटर जो कि माउंटेन के ऊपर से गिरते हैं उनकी बात की जा रही है, तो बहुत तेज़ी से जो है फ्लो करते हैं। अब हमें यहाँ पे बताया गया है नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो जो नदर्न प्लेन्स है ये भी मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म है। और हाँ, नदर्न प्लेन्स जो है ये फॉर्म हुआ है एल्यूवियल डिपॉजिट से। ये जो एल्यूवियल है ना, ये एक सॉइल है जो कि बहुत फर्टाइल होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि नदर्न प्लेन्स में जो सॉइल होती हैं वो बहुत फर्टाइल होती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में जान लिया, तो जो भी तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया तो उसको मैं जान लिया, इसको आगे डिटेल में जानना है। इसके साथ ही जो कुछ थोड़े हार्ड वर्ड्स थे जिनका मीनिंग समझना जरूरी था, ठीक है, मतलब जिसका डेफिनेशन आपको, उनके बारे में मैंने बगल में आपको दे दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से। वैसे मैंने आपको ये समझा भी दिया है। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। देखो इसमें बोला गया है कि जो फिजियोग्राफिक है ना, इसका मतलब होता है फिजिकल जियोग्राफी, और जिसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो फिजिकल फीचर होता है मतलब अर्थ सरफेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ लैंड फॉर्म्स दिया गया है बट लिखा गया है यहाँ पर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लैंडफॉर्म है ये फिजिकल फीचर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे फिजिकल फीचर्स लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है लैंडफॉर्म की बात नहीं की जा रही है इन सब जगहों की, यहाँ पे इन सब जगहों की क्लाइमेट, सॉइल और हाइड्रोलॉजी इन सब की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल फीचर्स। तो देखो ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर द हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड। तो इसको याद कर लेना, मेनली ये एग्जाम में पूछ दिया करता है। और यहाँ पर इंडिया के जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है उसको मैंने मैप पर पॉइंट आउट कर दिया है। तो यहाँ पर सबको मैंने पॉइंट आउट कर दिया और नंबरिंग डाल दिया है। जैसे कि जो फर्स्ट नंबर है ये दर्शाता है हिमालयन माउंटेन्स को, सेकंड नंबर नदर्न प्लेन्स को। तो यहाँ पर सबको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। देखो ये जो पांचवा नंबर है जो कि ये सेंट्रल प्लेन्स, ठीक है, उन जगह पर जैसे ईस्ट और वेस्ट अगर देखते हैं, जैसे कि मैंने दोनों जगह मार्क करके लिखा हुआ है कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि वो कोस्ट है, वहाँ पर जो है तट है, समुद्र तट जैसे हम लोग कहते हैं। इसी तरह वहाँ पर जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट भी है, जैसे इंडिया के ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट उस जगह पर और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट। बट हमें इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ कोस्टल प्लेन्स को ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबको मैंने मार्क कर दिया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे टॉपिक आता है द हिमालयन माउंटेन्स। ये जो टॉपिक है इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बट अगर आप जो है इसे सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ बताया गया है हिमालयाज जो है वो जियोग्राफिकली यंग है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जियोग्राफिकली मतलब हम लोग पूरे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखें कि वो कब बने, कितने साल पहले बने, तो पता चला कि अर्थ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो कि करोड़ों साल से हैं। लेकिन ये जो माउंटेन्स है ये कुछ हज़ार या लाख साल पहले ही जो है बने हैं। तो इस वजह से जो है ज्योग्राफिकली हिमालयस कैसे हैं, तो यंग माउंटेन्स हैं। और ये जो है स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब हुआ कि देखो अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें से जब दो या उससे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो टकराते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, लाइक पुश करके जो थोड़ा ऊपर उभर कर आ जाते हैं, तो उससे माउंटेन का जो है फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से ऐसे माउंटेन्स को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं यह
जो हमारा इंडिया है इसके नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ साइड में जो है और नॉर्दर्न इंडिया के बॉर्डर के पास जो है पूरा ये है। और अगर जो है इन माउंटेन्स की जो है रेंजेस की बात की जाए या फिर आप बोलो फैलाव की बात की जाए तो ये जो है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट तक जो है ये फैला हुआ है। वेस्ट में इंदस नदी है और जो है ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा नदी है। मतलब ये बस लोकेट करने के लिए बताया जा रहा है कि वेस्ट में इंदस नदी से लेकर के लास्ट जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी वहां तक ये पूरा फैला हुआ है। मीन्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना यह रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप कहो कि दर्शाते हैं कि यहाँ पर लॉफ्टीएस्ट लॉफ्टीएस्ट का मतलब हुआ कि सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वो जो पूरा जगह है ना वो रग्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा पथरीला और अनइवन सरफेस मतलब कि उबड़ खाबड़ जगह है। इसके साथ बताया जा रहा है कि अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वही अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो देखो जो कश्मीर है मतलब कि वेस्ट साइड में यह 400 किलोमीटर तक पूरा वाइड है। वही ईस्ट साइड में जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर ये 150 किलोमीटर जो है वाइड है। मतलब कि आप देख सकते हो वेस्ट में ज़्यादा वाइड है वही ईस्ट में थोड़ा कम वाइड है ये। तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया हिमालयन माउंटेन्स के बारे में और उनके फैलाव के बारे में। तो यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था और आई होप कि आपको ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ का ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट जो है इसमें आप मान लो ये जो मैप है 20 से बटा हुआ है। ईस्ट साइड को आप ईस्टर्न हाफ और वेस्ट साइड को वेस्टर्न हाफ मान लो। देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की हाइट को देखना एक नॉर्मल लेवल से। जैसे कि यहाँ पर जो सी लेवल हो गया फिर नॉर्मल ग्राउंड लेवल जो हो गया उससे वो चीज़ कितनी ऊंची है। तो अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न हाफ की तो वो जो है 28 डिग्री ऊंची है बट वही वेस्टर्न हाफ है ये 32 डिग्री मतलब ऊंची है। मतलब कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो नॉर्मल के लेवल से 32 डिग्री थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। तो ये आप समझो कि एक जगह का ईस्ट का 28 है और वहाँ का 32 है। तो यही बोला जा रहा है कि इनके बीच में थोड़ा वेरिएशन है थोड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है एल्टीट्यूडनल वेरिएशन इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमालय जो है कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब हुआ कि जैसे ही हम लोग ईस्ट से वेस्ट जाते हैं या फिर वेस्ट से ईस्ट तो जो लॉन्गिट्यूड है वो चेंज होता है। तो यही वजह है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मीन जो ईस्ट से वेस्ट आप जा रहे हो उसमें बोल सकते हो कि वहाँ पर 3 पैरेलल रेंजेस है। जैसे कि पहला नंबर जो है इसमें बोला गया है जो सबसे ज़्यादा बोल सकते हो बड़ा है और नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है जैसे यहाँ पर पॉइंट आउट मैंने किया हुआ है। अब यहाँ बताया गया है कि जो हिमालयज है ये कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब हो गया कि जैसे ही हम लोग जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे लॉन्गिट्यूड है वो बढ़ता जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 पैरेलल रेंजेस है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर जो हमें बताया गया वो है द ग्रेटर हिमालयस या फिर उसको इनर हिमालयस भी कहते हैं या फिर उसको द हिमाद्री भी कहते हैं। जो सेकंड नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। और जो थर्ड नंबर है उसको शिवालिक। तो यहाँ पर मैप पर मैंने शो कर दिया कि वो कौन कौन से रेंजेस है तो इसको ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेटर हिमालयाज के बारे में जिसको आप इनर हिमालयस या फिर द हिमाद्री भी कह सकते हैं। ठीक है तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जगह जो है वहाँ पर क्या खूबी और ये कैसा जगह है। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है ये सबसे नदर मोस्ट रेंज में है। जैसा कि हमने देखा कि ये सबसे जो है नॉर्थ साइड में है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये सबसे नदर मोस्ट रेंज में है। दूसरा ये कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट मतलब जैसे मैंने कहा सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स मीन्स चोटियाँ हैं और एवरेज हाइट जो है वहाँ के पर्वतों का वो है 6000 मीटर। मीन्स वहाँ पे 6000 मीटर से सारे जो पर्वत है लगभग ऊंचे ऊंचे हैं। इसके साथ ही वहाँ पे जितने भी हिमालय पीक के प्रोमिनेंट मतलब जो भी मुख्य पर्वत है वो सारे ही वहीं पर हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपको एक बॉक्स में बताया गया है कि वहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं मतलब आप बोल सकते हो जितने मुख्य मेजर जो पर्वत हैं वो सब इसी जगह पर हैं। मीन्स इस नॉर्थ मोस्ट रेंज में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज हैं देखो फोल्ड्स का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया कि जो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके पुश होने पर बने हो। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो ग्रेट हिमालयाज है यह असिमेट्रिकल इन नेचर है। असिमेट्रिकल मतलब हुआ कि अगर आप हिमालय के लेफ्ट और राइट पार्ट को देखो तो दोनों ही देखने में सेम टू सेम नहीं होंगे। ठीक है असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि दोनों पार्ट को देखो लेफ्ट और राइट को वो दोनों दिखने में सेम नहीं होंगे। और ये जो ग्रेटर हिमालय है इसके कोर में मतलब इसके अंदर जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट एक तरह का इग्नियस रॉक है। दूसरा इसमें बात बताया गया है कि ये जो है हमेशा ही भरा हुआ रहता है स्नो से और यहाँ से जो है कुछ ग्लेशियर्स भी बहती है मतलब कि यहाँ पर ग्लेशियर्स भी है ग्रेटर हिमालयाज में।
तो ये था छोटा-सा पॉइंट ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में और बहुत ही सिंपल था, जो कि आपको देख कर भी याद हो गया होगा। यहाँ पे कुछ जो मतलब मेन या फिर मेजर आप कहूँ, जो यहाँ पे पर्वतों के नाम दिए गए हैं, ठीक है? उनका थोड़ा हाइट याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड पर, जो कि है लेसर हिमालयाज़, जिसको हम लोग जो है हिमाचल भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है हिमाद्री, मतलब जो ये ग्रेटर हिमालय है ना, इसके साउथ में, मतलब वो नॉर्थ में था, उसके जस्ट बगल में है, मतलब उसके साउथ में है। और ये जो है यहाँ पर भी रग्ड माउंटेन्स है, मतलब बहुत ही पथरीला और जो है ऊबड़ खाबड़ जगह है ये भी। और ये जो है जाना जाता है हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ के नाम से, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पर हाईली कंप्रेस्ड अल्टर्ड रॉक्स है। हाईली कंप्रेस मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ, बहुत ज़्यादा दबाया हुआ, और अल्टर्ड, अल्टर्ड का मतलब हो गया ऐसे रॉक्स जिनके मिनरल्स में थोड़ी बदलाव आ गई हो। जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि जो भी रॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर मिनरल्स होता है, तो उनके मिनरल्स में कुछ चेंजेस आ जाना, उसी को बोलते हैं अल्टर्ड रॉक्स। इसके साथ यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है ये वेरी करता है 3700 से 4500 मीटर्स। मतलब कि आप अगर थोड़ा बहुत जगह पर जाओगे तो वहाँ का थोड़ा ग्राउंड लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगा, किसी का थोड़ा सा नीचा होगा, तो यही बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड जो है थोड़ा वेरी करता है। इसके साथ जो एवरेज विड्थ है, मीन्स जो वाइड आप बोल सकते हो, वो है आपका 50 किलोमीटर का। मतलब यहाँ पर हम लोग को लेंथ की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि तीनों जो हिमालय है इनका लेंथ कैसा है, तो सेम है एकदम, 2400 किलोमीटर। बस इनका जो वाइड है, लाइक थोड़ा सा कोई ज़्यादा विड्थ है, किसी का थोड़ा कम है, तो उसी को यहाँ बताया गया है कि इसका वेट जो है वो एवरेज है 50 किलोमीटर। इसके बाद ये जो लेज़र हिमालय है ना, इसके अंदर पीर पंजल रेंज आता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज है इसमें का। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना कि इसका सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज कौन सा है, तो पीर पंजल रेंज। इसी के साथ धौलाधार और महाभारत रेंजेस है, ये प्रोमिनेंट वन है, मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रेंजेस में है। इसमें कहा गया कि ये जो रेंज है, ठीक है, मतलब ये पूरा हम लोग लहजा हिमालयस के इसमें देख रहे हैं, इसके अंदर फेमस जो है वैली आती है कश्मीर की, फिर कंगरा और कुल्ला वैली आता है हिमाचल प्रदेश का। फिर दिस इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये जगह किस लिए जाया जाता है, तो हिल स्टेशन के, मतलब कि लोग यहाँ पर जो है जाते हैं घूमने वगैरह के लिए भी, जहाँ पर मतलब जाया जा सकता है उन जगहों पर। तो ये भी बहुत बेसिक सा पॉइंट था, और हमने यहाँ पर लेसर हिमालय जो है इसको भी समझ लिया। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जो है बाद में इसको जल्दी रिकॉल कर सकें। अब इसका जो लास्ट वाला रेंज है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं शिवालिक। तो बताया गया है कि जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज का, उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक। तो इसको याद कर लीजिएगा, एक नंबर में आ सकता है। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमने देखा ग्रेटर हिमालयाज को, फिर हिमाचल या फिर लेसर हिमालय को, उसका ये लास्ट में जो आउटर मोस्ट रेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। इसमें कहा गया है कि इसका जो विड्थ है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर है, मतलब कहीं पे ये थोड़ा ज़्यादा विड्थ है, कहीं पे इसका कम है। और इसका जो एल्टीट्यूड वेरी है वो करता है लगभग आपका 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक। मतलब इसका भी जो वेरिएशन है, जहाँ पे कहीं पर थोड़ी ऊंचाई है, कहीं पे थोड़ी कम है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये जो पूरा रेंज है, यह अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब कि ऐसे सेडिमेंट्स जैसे जो रिवर्स के द्वारा जो है नीचे लाए गए हों, जैसे ये क्ले हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, मतलब नहीं बोलते कीचड़ टाइप का हो गया, मिट्टी ये सब वगैरह हो गया, बालू हो गया, ये सब जो लाए जाते हैं उनको कहा जा रहा है। तो उनसे ये पूरा भरा पड़ा है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये जो है आपका कहाँ से आता है, तो जो नॉर्थ साइड में, मतलब कि जो दूसरे हिमालयाज जो हो गए रेंजेस, वहाँ से जो बहते हुए पानी आता है ना, उसका धार आता है, उससे ये जो है इधर भी आ जाता है। यहाँ पर जो वैलीज हैं ये कवर्ड है थिक ग्रेवल, मतलब कि जो को हम लोग कंकड़ कहते हैं जिसको, उससे, और एल्यूवियम, एल्यूवियम मतलब हो गया कि जैसे यही बात है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को ही कहा जा रहा है, मतलब कि जो कि क्ले हो गया, ठीक है, मिट्टी वगैरह हो गया, सैंड हो गया, उनसे भी जो है पूरा ढका हुआ रहता है, मतलब यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। बोला जा रहा है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालय, मतलब जो लेसर हिमालय हो गया, और आप समझो शिवालिक का एक लाइन हो गया, या फिर आप समझो कि एक बॉर्डर टाइप का हो गया, लाइक यहाँ पर लेसर हिमालय, इसके बगल में शिवालिक। तो उनके बीच में जो वैली बना हुआ है ना, उसको बोला जाता है दुन्स। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना कि दुन किसको बोला जाता है, इसको, इस पूरे डेफिनेशन को याद ही कर लेना। और कुछ जो है फेमस दुन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि देहरादून, कोतली दून, पतली दून, जो कि बहुत ही वेल नोन दून में से एक है। तो देखो, ये जो दून है ना, इसका थोड़ा डेफिनेशन याद कर लेना, हो सकता है कि एग्जाम में ये आ जाए। तो यहाँ पे हमने शिवालिक के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। तो अभी तक जो है हमने जो हिमालय है उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर उसका डिवीजन देखा था, जिसमें हमने देखा कि कुछ पैरेलल रेंजेस हैं और उसको हमने जाना। तो अब जो है हिमालयस को डिवाइड किया गया है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कुछ रीजन के हिसाब से, और वो रीजन कौन सा है, तो वो रीजन है आपका रिवर वैलीज। रिवर वैलीज का मतलब हुआ कि ऐसे रिवर जो कि घाटियों के अंदर बहते हो, या इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि कुछ घाटियां जो है वो
रिवर के बहने से बन जाती है। तो सिंपली कहो कि घाटियों में जो है रिवर बह रहा है। तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हिमालय का वो पार्ट जो कि इंदस और सतलुज के बीच में आता है, उसको लोग जो है कहते हैं अलग अलग नामों से। जैसे कि आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो वहाँ के अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं पंजाब हिमालय, कुछ वहाँ के लोग जो है ठीक है कश्मीर की तरफ के वो कश्मीर वाले, और कुछ जो है हिमाचल हिमालय उसको कहते हैं। मतलब कि जो अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं वो अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। अब जो बोला जा रहा है इसके आगे का कि देखो अभी हमने इंदस और सतलुज के बीच के हिस्से को देखा, अब बताया जा रहा है कि सतलुज और जो है काली उसके बीच का हिस्सा, जो इसको मैं भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ठीक है मैप पर। तो जो सतलुज है ठीक है और जो काली है इसके बीच का जो हिस्सा है इसको लोग जो है कुमोन कुमोन हिमालयस बोलते हैं। जैसे कि आप मैप पर भी देख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर है आपका सतलुज और कुछ आस पास में, मतलब पूरा परफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, तो यहाँ पर आपका काली है और इसके बीच का ये जो एरिया है ना इसको लोग कहते हैं। तो अब हमने जो है सतलुज और काली के बीच का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं काली और तीसा के बीच का। तो जो काली और तीसा के बीच का जो ये जगह है ठीक है, इसको लोग जो है नेपाल हिमालय कहते हैं। इसके बाद ये जो तीसा है और दियंग दियंग जो है इसके बीच का जो एरिया है इसको लोग असम हिमालय कहते हैं। ये भी कुछ इस मतलब इधर ही है आसपास में, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ पे फोकस करो, ये जो दियांग रिवर है ना इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर भी कहते हैं। दियांग जो है या अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है उसको बुलाते हैं, नहीं हुआ कि कोई लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है ब्रह्मपुत्रा को दियांग नाम से बुलाते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, इसको याद कर लेना अच्छा रहेगा वैसे। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसके कुछ और भी नाम है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इससे मैंने इस पर आपको बोला ये ध्यान देने के लिए, उसको याद करने के लिए। अब एक चीज़ और आप ध्यान दो, देखो यहाँ पर एक और नदी का नाम है जिसका नाम है तीसंगपो। रुकिए मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये जो नदी है ना ये भी ब्रह्मपुत्र ही नदी है, बट तिब्बत में इसको तीसंगपो नाम से बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका अलग नाम दिया गया है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि आगे से आ रहा है और यहाँ पर एकदम यू टर्न करके फिर इंडिया में आ जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह हिमालय के ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पर है। लाइक आप देख सकते हो एकदम ईस्ट के साइड में है, हिमालय के एकदम ईस्ट की साइड में। अब यहाँ बताया गया है कि ध्यांग जॉर्ज से आगे ठीक है, ध्यांग क्या है तो ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसी का नाम है। और जॉर्ज का मतलब होता है कि जब पहाड़ों के अंदर जो बहुत गहरी गहरी डीप जो घाटियां बनी होती है ना उसको बोला जाता है, तो जॉर्ज उसी को कहा गया है। तो बोला जा रहा है कि हिमालय जो है ये बैंड करता है एकदम साफली साउथ की तरफ, मतलब उसके आगे आप देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो जो हिमालयज है वो साउथ की तरफ बैंड कर रहा है और जो ईस्टर्न बाउंड्री है उधर और फैल जा रहा है। लाइक आप देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया, देखो नीचे की तरफ यहाँ से हिमालय जो है वो और बैंड कर गया और नीचे की तरफ जो है साइड साइड में एकदम फैल गया। मतलब कि यहाँ पर जो माउंटेन्स फैले हुए हैं इसकी तरफ इनको पूर्वांचल या फिर इनको कहा जाता है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक, अब यहाँ बताया गया है कि ये जो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होकर के जा रही है, गुजर रही है, मतलब जैसे हमने देखा कि जहाँ से वो मुड़ कर आगे बढ़ रही है, तो उन हिल्स के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टॉर्म है जो कि एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। तो यही इसके बारे में बताया गया है कैसे जो है दियांग जॉर्ज जो है उसके आगे से जो हिमालय है बैंड कर जाता है और ईस्ट की तरफ जो है आगे बढ़ जाता है इंडिया की। तो इसको यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट वैसे कर दिया है, तो ठीक है इसको भी आपने समझ लिया। इसके बारे में थोड़ा और बताया गया है कि ये जो पूरे हिल्स हैं यह कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से, और ये जो पूरे हिल्स है मेनली जो है या मोस्टली बोल सकते हो आप कि रन करते हैं पैरेलल रेंजेस में। जैसे कि हमने कुछ देर पहले देखा था कुछ हिल्स के बारे में कि उनके अंदर भी कुछ पैरेलल रेंजेस थे ठीक है, लाइक ग्रेटर हिमालयस लेसर हिमालयस इन सबको, उस टाइप से कुछ यहाँ पर भी होता है और इनमें भी जो है वैलीज होती है, मीन्स घाटियाँ होती हैं। फिर कहा जा रहा है द पूर्वांचल कंप्राइजेस, इसके अंदर आते हैं आपका पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजा हिल्स, मतलब इसके अंदर आते हैं इन पूर्वांचल मीन्स ईस्टर्न हिल्स साइड में ये कुछ हिल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं आशा करूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हमने एकदम स्टार्टिंग से देखा कि हिमालयस क्या होते हैं ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जाना। फिर जो है हमने पैरेलल रेंजेस के मीन्स आप बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर देखा। फिर जो है रिवर वैलीज़ के आधार पर देखा इन सबको। और लास्ट में हमने कुछ जो है ईस्टर्न हिमालयस के बारे में जाना जो कि आगे से जो है यू टर्न लेकर के नीचे की तरफ मीन्स ईस्ट की तरफ मतलब फैल गए थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब बात करने वाले नर्दर्न प्लेन, जिसमें बताया गया कि ये जो नर्दर्न प्लेन है ना यह फॉर्म हुआ है, यह बना है थ्री मेजर रिवर सिस्टम के इंटरप्ले मतलब उनके सहयोग से आप कह सकते हो, जो कि ये इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके साथ ये जो रिवर्स है ना इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब हो गया कि छोटी मोटी नदी जो कि इन नदी से जाकर मिलती है। जिसको सिंपल में कहा जाए तो बड़ी नदी में जो छोटी मोटी नदी आके मिलती है ना उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। तो उनका भी कुछ इसमें सहयोग है।
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जगह है यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। इसके अंदर अगर खेती किया जाए तो बहुत अच्छी खेती होती है। इसके साथ बताया जा रहा है कि आखिर ये वहाँ पर कैसे आई। तो देखो, कहा जा रहा है कि ये जो हिमालय का फुटिल है, मतलब हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलुवियम है। एलुवियम मतलब आप सिंपली कह सकते हो एलुवियल सॉइल को ही बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एलुवियम और एलुवियल सॉइल जो है इनमें कोई अंतर नहीं है उतना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, जो एलुवियम है वो हिमालय के फुटिल पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। क्यों? क्योंकि रिवर जो है वो बह कर जो है हिमालय से आती है, उसके अंदर जो भी सॉइल होता है उसको नीचे ला के रख देती है। इसके साथ ही बहुत ही वक्त से जो है ये रिवर्स बहते गई, और वो जो है जितना भी वहाँ पे एलुवियम था, ठीक है, हिमालय के फुटिल पे, उसको भी कैरी करके आगे बढ़ते गए। इससे क्या हुआ, और ज़्यादा वो जो है स्प्रेड होने लग गया, मतलब फैलने लग गया, और इस तरीके से बहुत साल लग गए। और ये जो पूरा नर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर वो सॉइल भी जो है पूरा फॉर्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर आ गए। और इस तरीके से ये जो है पूरा फर्टाइल प्लेन बना, मतलब ये जो नर्दर्न प्लेन है यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल आए। अब एक चीज ध्यान देना, इसको फर्टाइल प्लेन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो एलुवियम सॉइल है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। अब यहाँ पर इसके बारे में और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा नर्दर्न प्लेन है, यह जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब इसका एरिया की बात की जाए तो। वही अगर इसके लेंथ की और विथ की बात की जाए तो इसका पूरा लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसका विथ क्या है, तो 240 किलोमीटर एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कितना है, तो 320 किलोमीटर, मतलब इसका उतना वाइड है ये जो पूरा जगह है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, और इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो देखो, ये जो जगह है यहाँ पर बहुत अच्छी जो है मिट्टी है, कौन सी है, एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। इस वजह से यहाँ पर खेती करना बहुत आसान हो जाता है और अच्छा खेती होता है, इस वजह से लोग वहाँ पे रहते हैं। साथ ही में यहाँ पर रिवर्स भी हैं, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर रिवर्स भी हैं, और उनके कुछ ट्रिब्यूटरीज, मतलब और छोटी मोटी जो है नदियाँ भी हैं। इस वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं, ताकि वहाँ पर वो अच्छी खेती भी कर देंगे, वहाँ पर पानी जो है उनकी भी सुविधा उनको मिल जाएगी। इसके साथ इस जगह का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को जो है रहने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप जो इसको लिख सकते हैं। पहला क्या है कि यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चर में आसानी होती है। इसके साथ वहाँ पे पानी की भी सुविधा है, लाइक रिवर्स जो है उनसे मिल जाती है। तीसरा क्या कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, और ये जो क्लाइमेट है ये कहीं ना कहीं से जो खेती है, मीन जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, उसको भी बेहतर बनाती है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताई गई है, इससे थोड़ा ध्यान देना। देखो, बताया गया है कि जो रिवर्स नदर्न माउंटेन से आते हैं ना, वह इन्वॉल्व होते हैं डिपोजिशनल वर्क में। इसका मतलब हुआ कि देखो, रिवर के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर क्ले हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिवर जब माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो स्लोप की वजह से उनका रफ्तार थोड़ा तेज रहता है, और वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी कैरी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आने लग जाते हैं तो स्लोप कम होने लग जाता है, और इस वजह से जो है उनकी रफ्तार धीमी होने लग जाती है। तो रिवर्स क्या करते हैं फिर, तो रिवर्स का रफ्तार जैसे ही धीमा होने लग जाता है तो वो सेडिमेंट को और कैरी नहीं कर पाते हैं, वो और नहीं, मतलब उसको आगे बढ़ा पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि सेडिमेंट्स को जो है या तो अपने किनारे पर, मतलब रिवर बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो अपने किनारे पर डाल देते हैं। इसके साथ ही बहुत बार तो वो जो है रिवर अपने बीचों बीच इकट्ठा करने लग जाता है। लाइक रिवर फ्लो कर रहा है, उसने बहुत सारे सेडिमेंट को अपने किनारे पर डाल दिया, और बहुत सारे को रिवर बीचों बीच लाइक बह रहा है और अंदर ही अंदर उसको डिपोजिट करते जा रहा है। तो इस वजह से वक्त के साथ साथ जैसे जैसे और ज़्यादा जो है सेडिमेंट डिपोजिट होते जाते हैं, तो वहाँ पे मानो जो है एक जमीन उभर कर आ जाता है, मतलब डिपोजिट होते जा रहा है, तो मानो कि लैंड जो है रिवर के बीचों बीच में उभर कर आ जाता है। तो वो क्या हुआ, तो वो हो गया रिवर एंड आइलैंड, ठीक है। तो इसको आपने एकदम बेसिक में समझ लिया कि ये क्या है। अब यहाँ बताया गया है कि जब रिवर का रफ्तार जो एकदम ज़्यादा स्लो हो जाता है, मतलब एकदम धीरे धीरे वो बहने लग जाता है, तब क्या है कि उसके अंदर का जो भी सेडिमेंट है वो क्या करता है, डिपोजिट करने लग जाता है। अब जो सेडिमेंट को वो बीचों बीच, मतलब रिवर अपने बीचों बीच डिपोजिट करता है, और जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं, तो इस बार क्या होता है ना कि रिवर अब सीधे स्प्लिट कर जाता है, मतलब कि वो जो है कुछ चैनल से बढ़ जाता है। एक उसका धारा एक तरफ चला गया, दूसरा धारा दूसरी तरफ चला गया। इस तरह क्या होता है, तो वो बटन जाता है। तो ये बटा क्यों, तो ये हुआ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट या सेडिमेंट आप कहो, कि उसके वजह से वहाँ पर जो है जो रिवर है वो मतलब कुछ स्प्लिट कर गया, लाइक दो या दो से अधिक में स्प्लिट कर गया। और इसी को हम लोग जो है कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो मेन रिवर है, मतलब जो बड़ी रिवर है ना, वह बट जाती है छोटे छोटे रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यहाँ बताया गया है कि जो नर्दर्न प्लेन है ना, इसको 3 सेक्शन में बांट दिया गया, मतलब सिंपली कहो तो 3 भाग में बांट दिया गया। जो पहला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब प्लेन, दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन, और तीसरे भाग को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग पंजाब प्लेन्स के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि जो पंजाब प्लेन्स है यह फॉर्म हुआ है इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। ट्रिब्यूटरीज का मतलब हुआ कि छोटे छोटे रिवर्स जो कि बड़े रिवर्स में जा करके मिलते हो।
ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि जो पंजाब प्लेन्स का सबसे लार्जर पार्ट है यह जो है पाकिस्तान में है। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा पंजाब प्लेन्स है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा वो कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है। अब यहाँ इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि ऐसे छोटी छोटी नदियाँ मीन्स रिवर जो कि आकर के कहाँ मिलते हैं, इंडस के अंदर, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज। और ये सारे नदी जो है कहाँ से निकलते हैं, तो हिमालय से जो है निकलते हैं, मतलब वहाँ से जो है नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, बहते हैं। अब बताया क्या है कि ये जो प्लेन का सेक्शन है, मतलब ये जो पूरा पंजाब प्लेन्स है ना, यह डोमिनेटेड है दोब्स से, मतलब कि यहाँ पर दोब्स की संख्या बहुत है। देखो दोब्स का मतलब हुआ कि जो रिवर है, जैसे मान लो एक बड़ी सी रिवर बहते हुए जा रही है और वो फिर स्प्लिट हो गई दो में, ठीक है, एक दूसरी तरफ चली गई और एक दूसरी तरफ चली गई, फिर वो बहते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, और हो सकता है कि आगे जाके वो वापस मिल जाए। तो वो जो बीच का जो जगह हो गया, लाइक वो स्प्लिट कर गई और वो बहने लग गई, फिर आगे जाके वो कहीं पर मिल जा रही है, तो ये जो बीच का जगह है इसको हम लोग बोलते हैं दोब्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोब्स का मतलब क्या हुआ कि दो रिवर्स के बीच का जमीन। इतना यहाँ बताया गया है कि दोब में जो दो है इसका वर्ड का मतलब हो गया टू, और जो ए बी मीन्स अब जो है इसका मतलब हुआ वाटर। इस तरह जो पंजाब वर्ड है इसमें जो पंज है इसका मतलब हुआ फाइव और अब मतलब वाटर। तो ये पूरा पंजाब है ना, पूरा पंजाब, इसके अंदर पांच नदियां बहती हैं, और ये जो पांच नदियां मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरा पंजाब किन के बीच में है, तो फाइव रिवर्स के बीच में का जमीन है, मतलब यहाँ पर पांच रिवर्स जो है बहती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पंजाब। तो ये भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है डू यू नो में बताई गई है कि मजूली जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, यह दुनिया के सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है जो कि इनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पे लोग रहा करते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हुई है वैसे। तो यहाँ तक हमने पंजाब प्लेन्स को देख लिया। अब यहाँ पे गंगा प्लेन्स के बारे में बताया गया है कि ये जो है पूरा फैला हुआ है घाघर से तीस्ता रिवर तक, और ये कुछ स्टेट्स को कवर करता है, लाइक नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को हो गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड, मतलब कि झारखंड के कुछ हिस्सों, और इसी तरह आगे जो है ईस्ट डायरेक्शन में वह वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। इसके बाद बताया जा रहा है हमें ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में, मतलब इन दोनों के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। तो बोला गया कि असम जो हो गया वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है लाई करता है, मीन्स है वहाँ पर। तो ये हो गए तीन सेक्शन जिसमें नर्दर्न प्लेन को बांटा गया है, जो कि है पहला पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और यह बताया जा रहा है कि ये जो नर्दर्न प्लेन्स है इसको डिस्क्राइब किया जाता है जनरली फ्लैट लैंड से, मतलब कि वहाँ का ज़मीन क्या है, तो पूरा ही फ्लैट है, मतलब कहीं पर भी ज़मीन पर कोई वेरिएशन नहीं है उसके रिलीफ में। तो रिलीफ में वेरिएशन ना होने का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो सतह है उसका हाइट में कोई अंतर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहीं की सतह थोड़ा सा ऊंचाई पर है, कहीं पर थोड़ा सा नीचे है। तो इस बात को कहा जा रहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी जो है बहुत जो है अलग अलग रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब वहाँ पर भी जो है रिलीफ में अंतर होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरा ही जगह फ्लैट है, उसमें भी रिलीफ्स होते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है इसको चार रीजन्स में बांटा गया है। देखो पहले वाले को जो है भाग में बांटा गया था, आप बोलते हो तीन सेक्टर में या तीन पार्ट्स में उसको बांटा गया था, बट यहाँ पे रीजन की बात की जाए, जैसे कि कोई अलग रीजन है तो उसको अलग में बांट देना। जैसे कि यहाँ पर चार रीजन के नाम दिए गए हैं, पहला है भाबर, दूसरा तेरई, तीसरा भांगर और चौथा है आपका खादर। तो इन सबको हम लोग जो है डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भाबर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने दो एरो से जो है पॉइंट आउट किया हुआ है, और हाँ एक चीज़ और, ये जो आपको दिख रहा है ना सबसे साउथ वाला मीन्स जो अंदर की तरफ जो माउंटेन रेंज है वो कौन सा है, तो शिवालेक है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो शिवालिक जो माउंटेन रेंज है इसमें से जो भी रिवर्स नीचे की तरफ आते हैं, तो माउंटेन के ऊपर से रिवर जब नीचे आता है तो उस समय उसका रफ्तार बहुत तेज होता है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा रॉक्स होते हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा पीबल्स में कंकड़ पत्थर भी बहुत सारे उसके अंदर होते हैं रिवर में। जैसे ही वो ऊपर से नीचे आने लग जाता है और जैसे ही वो नीचे पहुंच जाता है तो उसका रफ्तार अब क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो बड़े बड़े पत्थर हो गए हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर ये सब, उन सबको वो क्या करता है रिवर, तो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका रफ्तार क्या हो जाता है, नीचे पहुंचते ही स्लो होने लग जाता है। इस वजह से ये जो पूरा आपको लाइनिंग दिख रहा है ना आपको हरा रंग में, इस पूरे लाइन में एक बेल्ट सा बन जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाबर बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है ना यह 8 से 16 किलोमीटर वाइड रहता है, मीन्स चौड़ा रहता है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात नहीं की जा रही, वाइड मीन्स चौड़ाई की बात की जा रही है, उतना चौड़ा रहता है और पूरा इतना दूर तक फैला हुआ रहता है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे वापस से पॉइंट कर दिया, ये जो रेड रंग में पॉइंट दिख रहा है मान लो ये रिवर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं इनका स्पीड स्लो हो रहा है, और नीचे वो जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो पूरा पीबल्स हो गया, रॉक्स हो गया, उसको इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बेल्ट की तरह बन जा रहा है, उसको लोग बोलते हैं भाबर बेल्ट, और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाबर कहते हैं।
अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात बताया गया है कि ये जो भाबर बेल्ट है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूरा फैला हुआ है, जो मैंने ग्रीन लाइन आपको मार्क किया हुआ है। तो इस भाबर बेल्ट में जो स्टीम है, मतलब सिंपली आपका जो रिवर है यह डिसअपेयर हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। गायब होने का रीज़न क्या है? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिवर ऊपर से नीचे आता है तो बहुत बड़े कंकड़ पत्थर हो गया वो नीचे लेकर आ जाता है, और वहाँ पर एक बहाबर में जो 8 से 16 किलोमीटर दूर तक जो है पूरा वाइड जो है जो पूरा फैला देता है। तो इससे होता क्या है ना कि रिवर जैसे ही नीचे पहुँचता है उसका रफ्तार हो जाता है स्लो, और नीचे होता है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पत्थर। तो रफ्तार स्लो हो जाता है और बड़ा बड़ा पत्थर होता है, तो रिवर जो है पत्थर के नीचे से ही आराम से, मतलब उन्हीं के गह में से जो आप बोल सकते हो आराम से बह के चला जाता है। इस वजह से वो दिखाई नहीं देता है, होता है बट दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर बेल्ट के बारे में बताया गया। अब देखो, जैसे ये जो रिवर है यह भाबर बेल्ट वाले एरिया को जैसे ही पार कर देती है, मतलब उसके भाबर बेल्ट वाले रीजन से निकल कर बाहर आती है, तो वापस से वो जो है दिखाई देने लग जाती है। और फिर जो जगह है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन बन जाता है। मीन सिंपली कहो तो दलदल की तरह थोड़ा इलाका बन जाता है, दलदली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा दलदली इलाका बन जाता है, और इस इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग, तेरई बोलते हैं। और इस इलाके में जो है बहुत ज़्यादा पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइल्ड लाइफ भी थी, मतलब कि जानवर भी रहा करते थे, और फॉरेस्ट जंगल भी बहुत अच्छा खासा था। लेकिन उस फॉरेस्ट को बाद में काट दिया गया ताकि लोग जो है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकें। और इसके साथ ही जो माइग्रेंट्स, मतलब जो लोग इंडिया में आए थे रहने के लिए, जब पार्टीशन हुआ था, मीन्स पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तो उन लोगों के रहने के लिए भी जो है इसको साफ़ किया गया था, मतलब कि वहाँ पर इस जगह पर उन लोगों को रखा गया था। अब एक जो है मैप वाला वर्क दिया जा रहा है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है इसको आप लोकेट कीजिए। तो या तो आप इसको लोकेट कर लीजिए या फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है इसका फ़ोटो कम्युनिटी में डाल दूंगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने इसको समझ लिया। तो ये था आपका भाबर और भाबर बेल्ट का कहानी। अब इसके आगे हमने देख लिया तेरई के बारे में भी कि भाबर बेल्ट के आगे क्या है, तो तेरई है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है कि जो नर्दर्न प्लेन है उसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वह फॉर्म हुआ है ओल्डर एलुवियम का। ध्यान दीजिएगा, नर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट किससे फॉर्म हुआ है, तो ओल्डर एलुवियम से। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये जो रीजन है, यह फ्लड प्लेन वाले जगह से थोड़ी ऊंचाई पर है। मतलब फ्लड प्लेन वाला जगह हो गया जहाँ पर बाढ़ आते हो रिवर्स के द्वारा। बट ये जगह कैसी जगह पर है, तो उनसे ऊंचाई पर है, मतलब कि यहाँ पर लगभग न के बराबर बाढ़ आता है, या फिर बोलो बिल्कुल ही बाढ़ यहाँ पर नहीं आता है। और इस रीजन को जो है भांगर भी कहा जाता है। देखो, जो भांगर है यह एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जिसको ओल्डर एलुवियम भी कहते हैं। ठीक है। तो भांगर क्या एक सॉइल है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सॉइल है ना इसके अंदर कैल्क्रियस डिपॉजिट भी होते हैं, जिसको हम लोग कंकर बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि यार ये तो कंकर पत्थर मिल गया, तो वही जो कंकर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैल्क्रियस डिपॉजिट। कैल्कुलस का मतलब होता है आपका जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो, अगर आप साइंस में 9th में पढ़ोगे इसको। ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना सिंपली समझो कि वहाँ के सॉइल में क्या मिलता है, तो कंकर मिलता है। अब हमें बताया जा रहा है ऐसे हिस्से के बारे में, ऐसे रीजन के बारे में जहाँ पर बाढ़ आता है, मीन्स फ्लड प्लेन वाले इलाके के बारे में, जहाँ पर रिवर्स के द्वारा जो है बाढ़ आता रहता है। तो बोला जा रहा है कि वहाँ पर उन जगहों पर न्यू ईयर यंगर डिपॉजिट होते हैं। किसके, तो आप बोल सकते हो न्यू ईयर एलुवियम के। ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। तो ये जो पूरा जगह हो गया, ये जो रीजन हो गया, इसको हम लोग खादर कहते हैं। और ध्यान देना फिर से, ये जो खादर है ये भी एक सॉइल है जिसको हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, या फिर आप इसको न्यू ईयर एलुवियम भी कह सकते हो। अब कहा जा रहा है जो न्यू एलुवियम सॉइल है, मीन्स ये जो खादर है, ये लगभग हर साल जो है रिन्यू होता रहता है। देखो होता क्या है, जो रिवर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, उसमें सैंड हो गया, और भी बहुत सारे। तो जैसे ही बाढ़ आता है ना इलाके में, तो सारा जो भी रिवर के अंदर जो है जाते हैं सेडिमेंट, वो उस जगह पर मतलब बोल सकते हो सेटल डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही बाढ़ जाता है तो ज़्यादातर जो है वहाँ पर जो बाढ़ के अंदर सेडिमेंट होते हैं वो उस जगह पर ही रह जाते हैं। इसी को कहा जाता है यंगर डिपॉजिट। अब एक चीज़ ध्यान देना, भांगर और खादर में, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है वो होता है खादर। खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। इसको याद करने के लिए आप इतना समझ सकते हो कि खेतों में हम लोग खाद डालते हैं, तो खाद से खादर वर्ड आपको याद आ जाएगा। तो समझ जाए कि जो खादर है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, और इसी वजह से इसमें खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो है हमने इंडिया में, जैसे जो इंडिया में माउंटेन्स हैं उनको देखा, फिर जो नर्दर्न प्लेन्स है उनको देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो देखो, पेनिनसुलर का मतलब होता है एक ज़मीन जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे इंडिया का आप देख सकते हो, एक साइड जो है वो 3 तरफ से है जो है पानी से घिरा हुआ, और एक तरफ जो है उसका लैंड से कनेक्टेड है। इसके साथ प्लेट्यू का मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जो थोड़ी ऊंचाई पर हो, मतलब फ्लैट लैंड हो लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर। जैसे आप टेबल को देखते हो, टेबल जो है धरती से थोड़ी ऊंचाई पर रहता है, इसी तरीके से क्या होता है, तो प्लेट्यू होता है।
इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर जो है ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स जो है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है पाए जाते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं ना, ये ऐसे रॉक होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने इग्निशियस और मेटामॉर्फिक के बारे में जाना था। इग्निशियस रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो कि लावा से बने होते हैं, वही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि हीट और प्रेशर की वजह से जो है उनके अंदर थोड़ा बदलाव आ जाता है, मतलब केमिकली वो जो है थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है अभी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर यह पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना। तो यहाँ बताया गया है कि देखो, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यह फॉर्म हुआ जब गोंडवाना लैंड जो है वह अलग अलग हिस्सों में टूटने लग गया और जो है एक दूसरे से अलग होने लग गया, तब जाकर यह बना। तो आपको समझाने के लिए कि आखिर यह गोंडवाना लैंड क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, बहुत पहले धरती पे ना जितने भी यहाँ पे लैंड आपको दिख रहे हैं अभी धरती पर, ठीक है, ये सब एक साथ कनेक्टेड थे, सभी एक साथ कनेक्टेड थे। मान लो कि पूरा एक बिस्किट, मान लो या क्या था, एक बिस्किट की तरह। और इसलिए उनका एक लौता नाम था जो कि था पैंगिया, ठीक है, यह इसका नाम था। फिर क्या हुआ ना, वक्त के साथ साथ जो है वो लैंड जो थे वो थोड़ा अलग होते गए, अलग होते गए, फिर दो हिस्सों में बट गए, ठीक है, पूरा लैंड मानो दो हिस्से में बट गया। तो उनका नाम रख दिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड है फिर ये और हिस्से में बटा, इसी तरह लॉरेशिया जो था वो भी और हिस्से में बटा, इस तरह से बढ़ते गया। और बाद में जो है हम अभी के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम जैसे हम जानते हैं, तो वही बात है कि वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, इसलिए हमने उसको अलग अलग कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया। तो यहाँ बताया गया है कि गोंडवाना लैंड जब था पहले, ठीक है, मतलब जब पूरा लैंड दो हिस्से में बटा हुआ था, तो गोंडवाना लैंड जब और टूटा, जब और वो बटा, तब जाकर जो है उसी का एक पार्ट क्या था, तो यह पेनिनसुलर प्लेट्यू था। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यह गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, इसलिए इसको जो है कहा जाता है कि यह एक जो है ओल्डेस्ट लैंड मास का क्या है, पार्ट है। अब यहाँ बताया गया है कि यह जो प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू पर भी जो है कुछ हल्के जो है गहरे और चौड़े जो है घाटियाँ हैं और राउंडेड हिल्स हैं। राउंडेड हिल्स का मतलब हुआ कि थोड़ा ऊपर से थोड़ा गोल की तरह होना। तो अब यहाँ बताया गया है कि यह जो प्लेट्यू है इसके दो पार्ट्स है, या फिर आप बोलो दो जो है डिविजन्स हैं। इसमें पहला आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू। इनके बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बताया गया है यहाँ पर, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को पूरा जो है बताया गया है। तो अगर आप याद कर पाते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने वाली है। और अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि 5 पॉइंट्स इन दोनों में जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो है इनका डिफरेंस पूछ देता है तो आप बता पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है यह नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में है, ठीक है, और यह मलवा प्लेट्यू को ज़्यादा कवर करता है। मलवा प्लेट्यू का बोल सकते हो ज़्यादातर एरिया इस सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट में आ जाता है। दूसरा ये कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, साउथ में इसके विंध्यान रेंज है, ठीक है, विंध्यान रेंज इसको बोलते हैं। थर्ड इसका वेस्ट, वेस्ट में आपका सैंडी और रॉकी डेजर्ट है राजस्थान का, मतलब आप कह सकते हो कि ये राजस्थान के साइड में है। तो इसी से आप याद कर सकते हो कि यह जो है वेस्ट, वेस्ट जो राजस्थान है वो भी जो है इंडिया के मैप में वेस्टी साइड है, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। इसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रिवर मीन्स नदियाँ जो बहती है वह है चंबल, सिंध, ये बेतवा और केन। और यह बहती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, मतलब कि ये साउथ वेस्ट से जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो स्लोपिंग होता है, इसलिए नदी स्लोप में ही बहती है, आप जानते हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसलिए अब बताता है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है, तो स्लोपिंग है। इसके बाद बताया गया है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है यह वेस्ट की तरफ वाइडर है, मीन्स चौड़ा है, लेकिन ईस्ट की तरफ जो है थोड़ा पतला है, नैरो है, ठीक है। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट की तरफ जाते हो, मीन्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे जो प्लेट्यू है ना उसको लोकली लोग वहाँ पे बोलते हैं बुंदेलखंड और भगेलखंड। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा ईस्ट में जाते हो तब वहाँ पर जो जगह है उसको लोग बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना इसकी तरफ दामोदर नदी जो है बहती है। तो वापस से कुछ पॉइंट आप याद कर लेना सेंट्रल हाईलैंड्स का। पहला ये कि नर्मदा के नॉर्थ साइड में ही है, और मलवा प्लेट्यू जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है यहाँ कवर करती है। इसी तरह इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, उसके बाद साउथ में विंध्यान रेंज है। इसी तरह कुछ और जो इसके पार्ट्स याद कर लीजिएगा, लाइक यहाँ पे और जो नदियाँ बहती है वो चंबेल हो गए, सिंध हो गए, ये सब है। इसी तरह जो सेंट्रल हाईलैंड है यह वेस्ट की तरफ जो है ज़्यादा वाइड है और ईस्ट की तरफ क्या है, तो नैरो है। अब हम लोग देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। अब देखो यह जो डेक्कन प्लेट्यू है यह एक ट्राइएंगुलर लैंड मास है, मतलब कि बोल सकते हो यह इसका जो फैलाव हुआ है मानो कि एक ट्रायंगल की तरह जो है यह फैला है। दूसरा यह कि यह जो है नर्मदा रिवर के साउथ में है, मतलब सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में, तो यह उसके जस्ट अपोजिट साइड साउथ में है।
तो इस तरह भी आप इन दोनों को जो है याद कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसके नॉर्थ में जो है सतपुरा रेंज है, इसके ईस्टर्न पार्ट है, मतलब बोल सकते हो ईस्ट की तरफ जो है महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज है। अब यहाँ बताया गया कि जो डेक्कन प्लेटू है यह वेस्ट की तरफ जो है थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ईस्ट की तरफ थोड़ा सा नीचे है। इस वजह से जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको जो है स्लोपिंग महसूस होता है। इस जगह पर जो है कुछ फेमस हिल रेंजेस हैं। जैसे ही आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको जो है गैरो, काशी और जैंतिया हिल्स जो है देखने को मिलते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर अगर आप जाते हो, मतलब आप इस डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हो तो वहाँ पे जो जगह है उनको लोकली जो है मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ कचर हिल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट लिखना था, वो जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हो जैसे। तो यहाँ बताया गया है कि देखो ये जो मेघालय हो गया, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया और नॉर्थ कैचर हिल्स जो हो गया, ठीक है, यह जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग है एक फॉल्ट के द्वारा, मीन्स सेपरेट है किससे, तो एक फॉल्ट के द्वारा। फॉल्ट कहने का मतलब हुआ कि धरती पर जो है जो दरार आ जाते हैं उनको कहा जाता है फॉल्ट। जैसे मेनली यह किससे आते हैं, तो अर्थक्वेक के द्वारा। जब भी अर्थक्वेक आता है तो धरती पर जो है बड़े बड़े दरार से आ जाते हैं, तो वही बोला जाता है फॉल्ट जो है, जो दरार है धरती पर, वह जो है छोटा नागपुर प्लेटू और ये जो जगह हो गया मेघालय वगैरह ये सब जो नीचे दिए गए हैं उनसे जो है अलग करता है उसको। तो ये था डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो आप यहाँ पर ही समझ सकते हो कि यह जो है सेंट्रल हाईलैंड जो है नर्मदा के नॉर्थ में है, तो यह उसके जस्ट अपोजिट साउथ में है। इसके साथ जो है यहाँ पर आप इसके स्लोप वाला जो है वेस्ट से आप ईस्ट में आते हो तो स्लोप देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर जो हिल रेंजेस है उसको याद कर लीजिएगा, तो इससे आप जो है दोनों में डिफरेंस बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है यह डेक्कन प्लेटू के वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में, मीन्स डेक्कन प्लेटू के वेस्ट साइड में जो है वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में क्या है, तो ईस्टर्न घाट। तो ये बहुत ही बेसिक बात है जो कि आपको याद भी हो गई होगी। तो यहाँ पर अब हम दोनों जो इनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह बताया गया है कि वेस्टर्न घाट जो है यह पैरेलल किससे है, तो वेस्टर्न कोस्ट से। मतलब जो वेस्टर्न घाट है उसके जस्ट बगल में क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, उसी के पैरेलल में। फिर क्या है, तो यह कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे माउंटेन्स हैं, मतलब एक के बाद एक माउंटेन्स करके बोल सकते हो। और इस वजह से हम लोग जो है माउंटेन पासेस जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है वहाँ से पास कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पर पासेस मतलब टिकट नहीं कह सकते हो, यहाँ पर पासेस मतलब कि जो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, जाने के लिए, उनसे जाने की बात की जा रही है। वेस्टर्न घाट जो है यह ईस्टर्न घाट से हाईयर है, मीन्स थोड़ी ऊंचाई पर है, जहाँ पर इसका एवरेज एलिवेशन जो है वह है 900 से 1600 मीटर, मतलब आप बोल सकते हो कि ऊंचाई जो है। तो अब थोड़ा ईस्टर्न घाट के बारे में जान लेते हैं। तो जो ईस्टर्न घाट है यह फैला हुआ है महानदी वैली से लेकर के नीरीगिस जो कि साउथ में उस तरफ, मतलब आप बोल सकते हो महानदी वैली से लेकर कहाँ तक फैला है, तो नीरीगिस तक फैला हुआ है, नीरीगिस तक फैला है। इसके बाद जो ईस्टर्न घाट है यह डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है, मतलब कि वहाँ पर इतने ज़्यादा पहाड़ नहीं है, लेकिन इरेगुलर जो है नेचर में, लाइक वहाँ पर क्या है, तो नदियाँ जो है बहती है जो कि उस जगह को बहुत काटती है। मतलब जगह जैसे आप बोल सकते हो नदियाँ बहती है और जो बहकर कहाँ जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में। इसको याद रखिए कहाँ पर जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद जो एक और पॉइंट याद करने वाली है वह यह है कि जो महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट में वह 1501 मीटर की ऊंचाई तक है, मतलब कि उस जगह की सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। मतलब आप बोल सकते हो सबसे ऊंचा जो जगह है वो क्या है, तो महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट में। इसी तरह जो सेवरोय हिल्स है और जवादी हिल्स है यह लोकेटेड है साउथ ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट के। मतलब ईस्टर्न घाट के अगर साउथ ईस्ट में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको सेवरोय हिल्स और जवादी हिल्स जो है वह देखने को मिलेंगे। अब हम लोग वापस से जो है वेस्टर्न घाट्स को देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होते हैं। ओरोग्राफिक रेन का मतलब हुआ कि देखो जैसे हम लोग जानते हैं बारिश कैसे होती है, तो नमी जो है, ठीक है, वो जैसे जैसे ऊपर जाती है, हवा जो हो गया जैसे कि वाटर वेपर हो गया, ठीक है, वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जितना ज़्यादा ऊपर जाता है वो ठंडा होते जाता है, फिर वो जो है बादल बन जाता है, फिर नीचे बरस पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही जो है वेस्टर्न घाट की तरफ होता है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वह माउंटेन पर ही जो क्या होता है, बादल बन के बरस जाता है। तो इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। इसके बाद बताया गया है कि जैसे ही आप जो है वेस्टर्न घाट के नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हो तो जो है हाइट इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब कि वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई जो है बढ़ने लग जाती है। फिर बताया गया है कि जो हाईएस्ट पीक है यहाँ का वेस्टर्न घाट का यह है अनाई मुदी जो कि है 2695 मीटर्स एंड दोबा बेत्ता जो कि है 2637 मीटर्स। मतलब ये जो है उस वेस्टर्न घाट पे जो है सबसे ऊंचे जो है प्लेसेस हैं। तो ये हमने देख लिया वेस्टर्न घाट्स के बारे में और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे अब जो है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताई गई है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। यह बताई गई है कि पेनिनसुलर प्लेटू में जो है ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, जिनको हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। अब देखो रीज़न क्या है इसका, तो इसके लिए बताया गया है कि ये जो जगह है ना, यह वेल्कोनिक ओरिजिन है, मतलब कि यहाँ पर जो है वेल्कोनो जो हो गया, ठीक है, उनके जो लावा है इस जगह पर गिरे हुए हैं, यहाँ पर पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो रॉक्स है वो क्या है, इग्निशियस है। और हम जानते हैं कि इग्निशियस रॉक जो है वो किससे बनते हैं, तो लावा के ठंडे होने के बाद से। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो इग्निशियस रॉक है, यह वक्त के साथ साथ जो है डिन्यूडेड, मतलब कि टूट टूट के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, और इससे जो है ब्लैक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो रॉक है, ठीक है, वह जब बहुत ज़्यादा टूट टूट जाते हैं अलग अलग चीज़ों के द्वारा जो है, तब जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह यहाँ बताया गया है कि इग्निशियस रॉक जो है, जब वह जो है टूट टूट के एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है, मीन्स एकदम पार्टिकल्स की तरह बहुत छोटा, तब क्या होता है, ब्लैक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो इसको आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अरावली हिल्स जो है, जो कि लाई करता है वेस्टर्न से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, मतलब कि उस साइड आप कह सकते हो कि वहाँ से वहाँ तक जो है अरावली हिल्स जो है लाई करता है। तो ये जो हिल्स है, ठीक है, यह हाईली इरोडेड हिल्स है। इसका मतलब हुआ कि जो हिल्स है उनके ऊपर से बहुत पहले से जो है धीरे धीरे जो है परत हटते 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 बहुत सारे परत जो है टूट चुके हैं, इरोड कर चुके हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है पूरे फैले हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो हिल्स जो है, इससे भी जो इग्निशियस रॉक पाए जाते हैं, उससे भी जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब आगे हम लोग देखने वाले थे इंडियन डेजर्ट को। तो इन सिंपल में कहूँ तो देखो, डेजर्ट इंडिया में कहाँ पर है, तो राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ पर है इंडिया के, किस साइड में है, तो वेस्ट साइड में है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है लोकेट करने के लिए बस बताया जा रहा है कि ये जो इंडियन डेजर्ट है यह अरावली हिल्स के कहाँ पर है, तो वेस्ट साइड में। इस तरह भी आप याद कर सकते हो कि इंडिया के वेस्ट में और अरावली हिल्स के भी वेस्ट में। तो यहाँ पर जो है हम इसको समझते हैं, ये बहुत ही सिंपल से वैसे टॉपिक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है कि एक फ्लैट खुला मैदान। तो ये जो बोला जा रहा है कि जो पूरा खुला सा पूरा फ्लैट जगह है, यहाँ पे अनड्यूलेटिंग, अनड्यूलेटिंग मतलब लहरदार, मतलब हल्का जो है लहर की तरह जो है सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून मतलब हो गया कि थोड़ा रेत का, हम लोग बोलते नहीं है कि रेत जो है जमा होते जाती है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं सैंड ड्यून। तो वही बोला जा रहा है कि सैंड ड्यून जो है कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे लगता है कि मानो जो समुद्र है उसकी लहर की तरह हो। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि यह जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही कम जो है बरसात होती है, मतलब पूरे साल में सिर्फ 150 mm मीन्स मिलीमीटर जो है बस बरसात होती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही एरिड है, एरिड मतलब ड्राई सूखा क्लाइमेट है। और यहाँ पर लो वेजिटेशन, मतलब बहुत ही कम जो है वेजिटेशन, मतलब क्या होगा कि फूल पौधे होना, तो बहुत ही कम यहाँ पर फूल पौधे हैं, बहुत कम वेजिटेशन है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसको पहले में देख लेते हैं। यह बताया गया कि जो स्ट्रीम्स है, मतलब जो छोटी नदियां हैं, यह जो है रेनी सीजन में थोड़ा दिखने को मिल जाती है, मतलब हल्की हल्की जो है छोटी छोटी नदियां हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन उनमें बहुत ही कम पानी होता है। इस वजह से वह जो है ये सैंडी में डिसअपेयर हो जाता है, मतलब नहीं हुआ बहुत कम पानी है तो आखिर कितना दूर जा पाएंगे, वो होते होते धरती के अंदर ही चले जाते हैं और जो है समुद्र तक जो है नहीं पहुँच पाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि लूनी जो है एक वहाँ की जो है लार्ज रिवर है, मतलब उस जगह में क्या है, तो लूनी ही एक है जो कि लार्ज रिवर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको आप याद कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडियन डेट के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया और कुछ पॉइंट्स भी देख लिया है, जिसको आप एग्जाम में अगर आता है इसके बारे में बताने को तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा और बात बताया गया है कि जो बर्चन्स होते हैं जिनको कहा जा रहा है क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्रिसेंट मतलब जो आधा चांद आपको देखने को मिलता है ना, लगभग आप वैसे मान सकते हो, ठीक है। तो ड्यून्स का मतलब हो गया कि जैसे कि आधा चांद की तरह हल्का जो है, मैंने आपको बताया ना कि सैंड जमा होते होते थोड़ा परत जो है ऊपर हो जाता है, लगता है कि मानो हल्का छोटा सा पहाड़ टाइप का हो, वो भी किसका, तो सैंड का। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो बर्चन्स जो है, यह जो ड्यून्स है यह फैले हुए हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जैसलमेर जाते हो तो वहाँ पर आप जा करके बर्चन्स जो है उनको भी देख सकते हो, मतलब वहाँ से वो दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है द कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उनके जो कोस्टल स्ट्राइप है, मतलब जो एकदम कोस्ट वाले एरियाज़ हैं, वह घिरे हुए हैं वेस्ट की तरफ से अरेबियन सी से और ईस्ट की तरफ से किससे, तो बे ऑफ बंगाल से। तो इसको याद कर लीजिएगा कि वेस्ट की तरफ कौन है और ईस्ट की तरफ कौन है। इसके बाद बताया गया है कि ये जो वेस्टर्न घाट है और ये जो अरेबियन सी है, इनके बीच में जो है वह है कौन सा, तो वेस्टर्न कोस्ट है। इसको याद करिए, बहुत ही पतला सा आप बोल सकते हो। वेस्टर्न घाट वो जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, फिर बॉर्डर जो दिख रहा है, उसके बीच में जो प्लेस है यह क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नदर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का, तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट जो आपको एरो बताया गया है ऊपर से लेकर जो पूरा नीचे तक क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट है।
इसी तरह जो वेस्टर्न कोस्ट मुंबई से गोवा तक का जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है, वो जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हिस्सा क्या है, तो आपका कोंकण कहलाता है। इसके बाद जो सेंट्रल है, जो कि ये देखिए एरिया, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। और उसके बाद जो साउदर्न स्ट्रेच है, मतलब सबसे नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मलबार कोस्ट। तो ये तो हमने देख लिया वेस्ट की तरफ जो कोस्ट है उनके बारे में। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। तो ईस्ट में ये जो एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल जो महासागर है, इसके तरफ का जो बताया जा रहा है जो एरिया है, मतलब जो समतल जमीन वाला एरिया है, वह वाइड है, मीन्स चौड़े हैं, फैले हुए हैं और लेवल है, मतलब एक सतह में है। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ का जो ईस्ट साइड का जो नदर्न पार्ट है, यह जो है नदर्न सिरकार से जो है जाना जाता है। वही जो यहाँ पर आप लाइन दे सकते हो, ठीक है, यह क्या है, तो नदर्न सिरकार नाम से जाना जाता है। वही इसका जो नीचे का मीन्स जो साउदर्न पार्ट है, इसको ना बोलते हैं कोरोमेंडल कोस्ट, जो कि ये रहा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। तो हमने देखो वेस्ट के बारे में जान लिया, वेस्ट के कोस्ट कौन कौन से उनको जान लिया, और ईस्ट के बारे में, और ईस्ट के कोस्ट कौन कौन से उनके बारे में जान लिया। तो ये जो टॉपिक है ये भी खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि लास्ट टॉपिक है, द आइलैंड्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग जो है लक्षद्वीप आइलैंड को देखें, उसको जो है लोकेट करें, तो हमें पता चलेगा कि वह जो है केरला के मलबार कोस्ट की तरफ है। मलबार कोस्ट हमने देखा ही था, जो कि वेस्ट में सबसे नीचे साइड में था, ठीक है। तो उसी के तरफ जो है आपको यह लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो यहाँ बताया गया है कि यह जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इनके पहले जो है अलग अलग नाम थे, जैसे कि लकादीव, मिनकोय, एमिन देव, ठीक है। लेकिन बाद में 1973 के बाद उन सबका जो है एक अकेला नाम रख दिया गया, जो कि है लक्षद्वीप। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंड हैं जिनका अलग अलग नाम है, लेकिन बाद में उन सबको जो है सबको एक साथ क्या लक्षद्वीप बुलाया जाने लग गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है फैला हुआ है 32 स्क्वायर किलोमीटर तक। इसके बाद कवारती आइलैंड जो है यह एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। मतलब वहाँ पे बोल सकते हो कि जो भी बड़े बड़े जैसे नियम लिए जाते हैं सरकार इन सब के द्वारा, वो सब भी वहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। फिर ये जो आइलैंड है, यह जो है ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना का। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना जो है पाए जाते हैं। मतलब फूल हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, इसके साथ जो जानवर ये सब हो गए, ठीक है, वो सब बहुत पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो पिटी आइलैंड है वह अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पे लोग नहीं रहा करते हैं। और वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब वहाँ पर जो है बर्ड्स को रखा जाता है ताकि कोई आकर वहाँ पे उनको हंट ना कर पाए। जैसे हमने भी देखा कि वहाँ पे लोग रहते नहीं है, तो आखिर उन्हें कौन ही नुकसान पहुँचाएगा। इसके बावजूद भी हो सकता है कि सरकार जो है लोगों को भेजती हो कि आखिर वहाँ पे सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, ये सब देखने के लिए। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है एकदम फैले से एक लंबे से चेन की तरह हम लोग जो है कुछ आइलैंड्स को देख सकते हैं। तो ये जो आइलैंड्स है ना, इनको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यह नॉर्थ से साउथ की तरफ फैले हुए हैं, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ में बे ऑफ बंगाल के साइड में, ठीक है। तो यह कौन सा आइलैंड है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो अब जो है हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आइलैंड्स हैं, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पर, वह जो है थोड़े बड़े बड़े हैं साइज़ में। इसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर आइलैंड्स हैं जो कि स्कैटर्ड है, मतलब थोड़ा थोड़ी दूरी दूरी पर है, थोड़ा अलग अलग से हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो आइलैंड के ग्रुप्स जो है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर आइलैंड को मैंने डिनोट किया है, जैसे आप मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो दो हिस्से हैं वो हैं, नॉर्थ की तरफ का जो हिस्सा है वो है अंडमान, और जो साउथ की तरफ है वह है निकोबार। मतलब वहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ जितने भी आइलैंड्स हो गए उनको अंडमान आइलैंड्स, और जो साउथ की तरफ है उनको निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो आइलैंड्स है यह जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं कंट्री के लिए एक स्ट्रेटजी के टाइप में। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकता है, लाइक ट्रेड को लेकर या फिर कोई भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक डिनोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये डिटेल में बताया नहीं गया है। मतलब आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस रखता है कंट्री के लिए। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है बहुत ही डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की। जैसा कि हमने देखा था लक्षद्वीप पे, सेम वैसे ही यहाँ पर भी जो है बहुत जो है पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के जानवर ये सब भी हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि यह जो आइलैंड्स हैं यह इक्वेटर के पास है, इसलिए यह एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब हो गया कि इक्वेटर के पास जैसे जो भी कंट्रीज़ हो गए, ठीक है, तो उनमें जो भी क्लाइमेट होता है वही क्लाइमेट यहाँ पर भी है। जैसे कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वह ह्यूमिड, मतलब कि गर्मी भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा नमी भी रहेगा मौसम में। इसके साथ बारिश जो है कभी कभार जो है अपने आप हो जाती है, अचानक से होने लग जाती। तो ये हमने जान लिया बेसिक सा जो है क्लाइमेट के बारे में। इसके साथ बताया गया है कि वहाँ पर जो है थिक फॉरेस्ट, मतलब घना जंगल भी है। तो यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया जा रहा है कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स के ग्रुप है, मीन्स बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उसमें एक बैरन आइलैंड है। वहाँ पर जो है इंडिया का एक ओनली एक्टिव वेल्कनो है, मतलब कि वहाँ पर एक वेल्कनो है जो कि एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब कि वो कभी भी जो है इरप्ट कर सकता है, फट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल में इरप्ट कर जाएगा।
यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि लाइक के जैसे एक्टिव वोल्केनो हो गया वो सब 50 साल, 100 साल, 500 या 1000 साल बाद जो है इरप्ट करते हैं। तो वैसे हो सकता है कि ये भी जो है कुछ सालों में या फिर 500 साल हो गया, 1000 साल बाद हो सकता है कि ये भी जो है इरप्ट कर जाए। तो यहाँ पे हमें जो है कोरल्स के बारे में बताया गया। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा बताया था उसके बारे में। देखो ये जो लक्षद्वीप था उसको कोरल आइलैंड्स भी कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं। कोरल्स क्या हैं तो बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मतलब या फिर आप बोलो कि ऑर्गेनिज़्म है। माइक्रोस्कोप मतलब वो छोटे-छोटे जो है ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं और इसलिए उन आइलैंड्स को जो है कोरल आइलैंड्स जो है कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है चैप्टर का समरी देके बताया गया है कि देखो हमने जो है अलग-अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स को देखा। जैसे हमने माउंटेन्स को देखा, प्लेट्यूज को देखा, प्लेन्स को देखा, ठीक है, आइलैंड इन सबको देखा। तो ये बताया जा रहा है कि सबका कुछ ना कुछ जो है अपना खासियत होता है। इसी तरह जो कंट्री होता है, कंट्री को भी कुछ जो है फ़ायदा होता है, ताकि ये सब होने की वजह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स जो है हमें मिलते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे अलग-अलग फिजियोग्राफिक्स होने की वजह से। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इंडिया में जो माउंटेन्स हैं वहाँ मेजर सोर्सेज हैं वाटर का, मतलब उनसे हमें पानी तो मिल ही जाता है माउंटेन से, इसके अलावा फॉरेस्ट वेल्थ भी मिल जाता है। मतलब कि माउंटेन्स पर या उनके आसपास में जो भी फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसके साथ जो है नदर्न प्लेन्स जो है वह किस लिए इस्तेमाल है तो ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब हो गया कि जहाँ पर ग्रेन्स ये सब अनाज ये सब रखे जाते हैं। इसे सिंपली कहा जा रहा है कि जो नदर्न प्लेन्स होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, इसलिए वहाँ पर खेती अच्छी हो जाती है, इसलिए हमें जो यहाँ से फसल मिल जाते हैं, ग्रेन्स इसे मिल जाते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ सिविलाइजेशन जो है पुराने उनके बारे में पता चल जाता है, लाइक जो पहले के लोग वहाँ पे रहा करते थे उनके बारे में। इसके बाद प्लेट्यू के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्लेट्यू है वह स्टोर हाउस है मिनरल्स का, मतलब वहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कोल हो गया, मैग्नीशियम हो गया और भी बहुत सारे, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मेनली यह सब जो है यूज़ में आते हैं। इसके साथ जो कोस्टल रीजन हो गया, जैसे कि मतलब जो हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर जो है फ़िशिंग हो जाती है, इसलिए हमें फ़िशेस से मिल जाते हैं। और कुछ पोर्ट एक्टिविटीज़ लाइक जहाज़ से कोई सामान लेकर आना है या फिर कंट्री से बाहर लेकर दूसरे कंट्री में जाना है, तो वो भी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमें जो है बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, जिससे कि जो कंट्री है वो फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था पूरे इस चैप्टर के अंदर, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है चैप्टर का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक कर देना यार, दोस्तों से शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।